हाँ तो दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम ऑर्गेनिक रिसाइकलिंग के आईपीओ के बारे में बात करेंगे और जानेंगे कि इस आईपीओ के अंदर आपको कितना लिस्टिंग गेन मिल सकता है और आपको इस आईपीओ के अंदर अप्लाई करना चाहिए या नहीं। चलिए शुरू करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये कंपनी क्या काम करती है। तो देखिए, जो कंपनी है 2008 में ये कंपनी स्टार्ट हुई थी, यानी कि लगभग अगर हम देखेंगे 14 से 15 साल ये कंपनी को स्टार्ट हुए हो चुके हैं। देखिए, जो कंपनी है ये कंपनी हमें इंजीनियरिंग कंपनी नजर आती है, जो सस्टेनेबल जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी सॉल्यूशंस होते हैं वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। अगर हम यहाँ पे कंपनी के वर्टिकल्स की अगर हम बात करेंगे तो दो वर्टिकल्स हमें यहाँ पे कंपनी के नजर आते हैं। एक BOOT मॉडल है जहाँ पे बिल्ड ओन ऑपरेट मॉडल हमें यहाँ पे नजर आता है, यानी कि पहले कंपनी उसे ओन करती है फिर इसे ऑपरेट करने का कंपनी काम करती है। और उसके अलावा जो वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड जो भी EPC के सर्विसेज होती है, यानी कि कुछ जो कंस्ट्रक्शन सर्विसेज हो गया विद कंसल्टिंग और एडवाइजरी की जो सर्विसेज होती है वेस्ट मैनेजमेंट से रिलेटेड, वो ये कंपनी हमें प्रोवाइड करवाती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी ने एक MSW प्रोसेसिंग का प्लांट भी यहाँ पे सोलापुर महाराष्ट्र में यहाँ पे कंपनी ने बनाया है। तो वहाँ पर क्या होता है कि म्युनिसिपल का जो भी सॉलिड वेस्ट होता है तो उसे इलेक्ट्रिसिटी और कंपोस्ट के अंदर वहाँ पे कन्वर्ट किया जाता है। तो ये वहाँ पे ये कंपनी उसको कन्वर्ट करने का ये कंपनी हमें काम करती हुई नजर आती है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे कंपनी का एक पेटेंट हमें यहाँ पे नजर आता है जिसका नाम है एनारोबिक डाइजेशन करके जो टेक्नोलॉजी है उसका पेटेंट यहाँ पे ये कंपनी ने ले रखा है, जिसका ये जो सोलापुर के प्लांट में जो ये कंपनी यूज करती है तो इसका पेटेंट यहाँ पे ये कंपनी ने ले रखा है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे यहाँ पर अगर हम कंपनी की कॉम्पिटिटिव स्ट्रेंथ के बारे में अगर हम बात करेंगे तो टेक्नोलॉजी यहाँ पे कंपनी की प्रूवन है। उसके अलावा अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे अलग अलग बिजनेस वर्टिकल्स में कंपनी का पेनिट्रेशन की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो वेस्ट मैनेजमेंट वाला जो बिजनेस है इसकी अगर हम ग्रोथ की अगर हम बात करेंगे तो आने वाले टाइम पे काफी ज्यादा ग्रोथ हमें ये बिजनेस के अंदर देखने को मिल सकती है। और उसके अलावा अगर हम प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 14-15 साल से कंपनी के प्रमोटर्स ये कंपनी में काम कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अच्छा खासा एक्सपीरियंस उन्हें ये इंडस्ट्री का हो गया होगा। अब अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे, यानी कि जो कंपनी को यहाँ पे आईपीओ से पैसा मिलने वाला है उसे कंपनी कैसे यूटिलाइज करेगी, तो देखिए यहाँ पे जो कंपनी ने लोन्स वगैरह लिए हुए तो उसे कंपनी यहाँ पे रीपे करने वाली है। तो ये उसके लिए यहाँ पे हमें कंपनी का आईपीओ आता हुआ नजर आ रहा है। तो नॉर्मली अगर हम देखेंगे लगभग 50 करोड़ के लगभग का आईपीओ, तो मेरे ख्याल से लगभग मैंने अभी पर्टिकुलरली देखा नहीं है कितना अमाउंट यहाँ पे जाने वाला है, लेकिन मेरे ख्याल से 30 से 35 करोड़ का यहाँ पे कंपनी का डेट जब कम हो जाएगा तो वहाँ पे डेफिनेटली 3 से 4 करोड़ का जो इंटरेस्ट यहाँ पे कंपनी अभी हमें पे करती हुई नजर आती है, तो वो कहीं ना कहीं हमें आने वाले टाइम पे कम होता हुआ नजर आएगा। और उससे हो सकता है कि जो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी है वो हमें बढ़ती हुई नजर आए। अब अगर हम कंपनी के प्रमोटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए सारंग वन हमें यहाँ पे कंपनी के प्रमोटर नजर आते हैं। अब अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी के पहले अगर हम कंपनी के रेवेन्यू के नंबर की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 2021 में लगभग 15 करोड़ के लगभग रेवेन्यू का नंबर हमें यहाँ पे नजर आता है, और उसके बाद में ये नंबर हमें अभी 25 करोड़ के लगभग नजर आता है। तो ऑल ओवर देखा जाए तो यहाँ पे कोई ज्यादा हमें ग्रोथ के नंबर कंपनी के देखने को नहीं मिल रहे, एक नॉर्मल काइंड ऑफ ग्रोथ हमें यहाँ पे कंपनी की नजर आती है। और अगर हम प्रॉफिटेबिलिटी की बात करेंगे यहाँ पे इससे पहले 2 साल तक कंपनी लगातार हमें यहाँ पे लॉस में नजर आती है, अभी हाल फिलहाल में कंपनी हमें प्रॉफिटेबल होती हुई नजर आई है। लगभग 3.65 करोड़ के लगभग का प्रॉफिट यहाँ पे ये कंपनी ने कमाया है। तो कहीं कि अगर हम देखेंगे तो जब पहले 2 साल जब कंपनी लॉस में होती है तो मार्केट को नॉर्मली ये लगता है कि आईपीओ से पहले जब रिसेंटली आप प्रॉफिटेबल हो जाते हो तो मार्केट को ये लगता है कि क्या ये प्रॉफिट में कहीं धोखा तो नहीं है, यानी कि कहीं कंपनी आईपीओ लेकर आ रही है तो इसीलिए क्या कंपनी ने अपनी प्रॉफिटेबिलिटी को बढ़ा नहीं दिया है। क्योंकि देखिए मार्केट में क्योंकि आप अगर आप देखोगे अगर कंपनी का कंसिस्टेंट ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है, एकदम से कोई प्रॉफिटेबल हो जाता है तो वहां पे कहीं ना कहीं थोड़ा वहां पे डाउट आता है। लेकिन देखिए अभी कंपनी के ऊपर अच्छा खासा डेट है, तो अगर लॉन्ग टर्म की अगर हम बात करेंगे तो जो इंटरेस्ट कॉस्ट कंपनी भी पे करती है तो कंपनी की कम हो जाएगी, तो वो सीधा कंपनी के प्रॉफिटेबिलिटी में हमें ऐड होता हुआ नजर आएगा, और इससे कहीं ना कहीं जो कंपनी का फाइनेंशियल रिस्क है वो भी हमें यहाँ पे कम होता हुआ नजर आएगा। लेकिन ओवरऑल अगर हम देखेंगे तो फाइनेंशियल जितने अच्छे हमें यहाँ पे नजर नहीं आते हैं। अगर हम आईपीओ की डिटेल्स के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 21 तारीख को ये आईपीओ में ओपन होता हुआ नजर आएगा और 26 तारीख को ये आईपीओ में क्लोज होता हुआ नजर आएगा। यहाँ पे 200 रुपए पर शेयर पे कंपनी हमें शेयर देती हुई नजर आ रही है। 600 शेयर का हमें यहाँ पे लॉट नजर आता है, यानी कि एक लॉट को अप्लाई करने के लिए यहाँ पे 1,20,000 रुपए आपको यहाँ पे लगने वाले हैं। अब अगर हम इश्यू साइज की अगर हम बात करेंगे तो देखिए 50 करोड़ के लगभग का इश्यू साइज हमें यहाँ पे नजर आता है, और यहाँ पे अराउंड 50% के लगभग का रिटेल कोटा है। तो अगर हम 5% का मार्केट मेकर का पोर्शन भी अगर हम मान के चलते हैं तो यहाँ पर आप मान के चलिए लगभग 24 से 25 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा हमें यहाँ पे कंपनी का नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पे थोड़ा रिटेल कोटा का साइज काफी ज्यादा और ऐसे मार्केट में ज्यादा है जहाँ पे इतने ज्यादा और ऐसे में आईपीओ हमें यहाँ पे नजर आते हैं। और ये कंपनी हमें BSE के एसएमई प्लेटफॉर्म पे ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी। अब अगर हम टाइम टेबल के बारे में अगर हम बात करेंगे तो देखिए 29 को अलॉटमेंट आ जाएगा, यानी कि आपको पता चल जाएगा कि आपको अलॉटमेंट मिला ही या नहीं। अलॉटमेंट नहीं मिलता है 3 तारीख को रिफंड मिल जाएगा, 4 तारीख को आपके डीमैट अकाउंट में शेयर आ जाएंगे अगर आपको अलॉटमेंट मिलता है, और 5 तारीख को ये कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आएगी।
अब अगर हम एट दी एंड अगर हम वैल्यूएशन के पैरामीटर्स की अगर हम बात करेंगे तो देखिए लगभग 150 करोड़ के मार्केट कैप पे ये कंपनी का आईपीओ में आता हुआ नजर आ रहा है। तो पिछले साल की अर्निंग के हिसाब से भी अगर हम बात करेंगे तो लगभग 40 का पी रेशियो में यहाँ पे ये कंपनी का नजर आता है। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे ये कंपनी उस वीक में आईपीओ लेकर आ रही है जहाँ पे मधुसूदन मसाला करके इतना तगड़ा आईपीओ अगर आप देखोगे जहाँ पे मार्केट में डिमांड काफी ज्यादा है। तो अच्छा खासा पब्लिक का पैसा की अगर हम बात करेंगे तो मधुसूदन मसाला के अंदर हमें यहाँ पे पब्लिक का पैसा जाता हुआ नजर आएगा। और उसके अलावा अगर हम बात करेंगे तो हाई ग्रीन कार्बन की डिमांड भी हमें मार्केट में काफी ज्यादा देखने को मिलती है। तो ये दो आईपीओ के अंदर अगर हम बात करेंगे तो पब्लिक की डिमांड काफी ज्यादा देखने को मिलेगी और अच्छा खासा पैसा हमें वहां पे जाता हुआ नजर आएगा। तो ऐसे ही मुझे लगता है कि ये कंपनी के अंदर इतना कुछ ज्यादा खास नहीं है। और अगर हम वैल्यूएशन की भी अगर हम बात करेंगे 40 के पी रेशियो पे अगर हम देखेंगे तो मुझे यहाँ पे कुछ ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आता है। यानी कि अगर ये अगले साल ये कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी डबल भी हो जाती है तो वहां पे सीधा अगर हम देखेंगे 20 का पी रेशियो फिर भी हमें यहाँ पे ये प्राइस पे नजर आता है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो वैल्यूएशन मेरे ख्याल से जो बाकी कंपनीज की अगर हम बात करेंगे तो 15-20 के पी रेशियो पे हमें वहाँ पे आईपीओ कंपनी के आते हुए नजर आ रहे हो। वहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट की भी अगर हम बात करेंगे तो हमें यहाँ पे ग्रोथ प्रोस्पेक्ट भी कंपनी के अच्छे नजर आते हैं। और यहाँ पर अगर हम ऑब्जेक्टिव की अगर हम बात करेंगे तो कंपनी ने कोई अच्छा डायरेक्शन वगैरह यहाँ पे कंपनी ने नहीं दिया है। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से कुछ इतना ज्यादा इंटरेस्टिंग नजर नहीं आ रहा है। यहाँ पर कोई क्यूआईबी कोटा नहीं है और यहाँ पर अगर आप देखोगे 25 करोड़ के लगभग का रिटेल कोटा है। यानी कि रिटेल के पास में जब इतने ज्यादा शेयर जाएंगे तो अगर मार्केट में अगर स्ट्रॉन्ग बायर नहीं होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि यहाँ पे ये जो आईपीओ का इश्यू प्राइस है उससे 15 से 20% हमें नीचे भी जाता हुआ नजर आ सकता है या फिर नीचे भी हमें यहाँ पे लिस्ट होता हुआ नजर आ सकता है। अभी आपको मालूम होगा कि अभी 1 या 2 हफ्ते पहले सरोजा फार्मा करके कंपनी लिस्ट हुई थी। लगभग 20% के डिस्काउंट पे वो कंपनी हमें लिस्ट होती हुई नजर आई थी। तो आपको ये ध्यान में रखना चाहिए तब इतने ज्यादा आईपीओ आ जाते हैं तो मार्केट में ऐसे बहुत सारे एक्सीडेंट अभी हमें होते हुए नजर आएंगे, खास करके एसएमई आईपीओ पे जहाँ पे लिस्टिंग के दिन अगर कोई स्ट्रॉन्ग बायर अगर अवेलेबल नहीं होता है तो वहाँ पे हो सकता है कि आपके सीधा एकदम से 15 से 20% की जो आपकी वेल्थ है वो एकदम से आपको उड़ती हुई नजर आएगी। तो मेरे ख्याल से तो क्लियर कट यहाँ पे अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन काफी महंगा है। लेकिन ये कंपनी को मेरे ख्याल से जो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स उन्हें ये कंपनी को ट्रैक करना चाहिए क्योंकि नॉर्मली अगर हम देखेंगे जो वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ पे गवर्नमेंट का काफी ज्यादा फोकस हमें देखने को मिल रहा है। तो आने वाले टाइम पे ग्रोथ पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पे हो सकता है कि जब सारे वेस्ट मैनेजमेंट के बिजनेस चलेंगे तो वहाँ पे हो सकता है कि ये कंपनी भी हमें थोड़ा अच्छा परफॉर्म करती हुई नजर आएगी। लेकिन अभी के लिए इसलिए अवॉइड करना चाहिए क्योंकि वैल्यूएशन काफी एक्सपेंसिव है और इतने ज्यादा आईपीओ हैं तो यहाँ पे पब्लिक की डिमांड यहाँ पे बिल्कुल भी रहने वाली नहीं है। तो अगर लिस्टिंग के दिन यहाँ पे स्ट्रॉन्ग बायर भी होना चाहिए तो उसके लिए पैसे बनने चाहिए। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से कोई ज्यादा स्ट्रॉन्ग बायर नहीं रहेगा। तो इसके पॉइंट ऑफ व्यू से मेरे ख्याल से तो टोटली अवॉइड करना चाहिए। लेकिन लॉन्ग टर्म पॉइंट ऑफ व्यू से कंपनी को आपको रेगुलरली ट्रैक करता रहना चाहिए। अगर वैल्यूएशन कभी नॉर्मलाइज होता है यानी कि 20 से 25 के लगभग का पी रेशियो अगर ये कंपनी का आता है या फिर उसके अलावा कुछ नई चीजें अपडेट्स अगर ये कंपनी में आती है तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से ये कंपनी को आपको ट्रैक पे रखना चाहिए। तो दोस्तों मैं होप करता हूं कि ऑर्गेनिक रीसाइक्लिंग के आईपीओ के बारे में आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। अगर आपकी कोई भी क्वेरीज है आप कमेंट कीजिए, मैं जरूर आपके कमेंट पर रिप्लाई करूंगा। ओके दोस्तों, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।